नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल इस समय देश में छिड़ा है तेल के दामों को लेकर। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 21वें दिन भी बढ़े हैं। इस पर आज बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर सीधा हमला बोला है। जेपी नड्डा ने अब से कुछ मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है कि सरकार के पैसे को, देश के पैसे को, देश की जनता के पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ क्यों डाइवर्ट किया जाता रहा। सबसे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिला। उसके बाद बीजेपी ने इस हमले को और तेज करते हुए यह आरोप लगा दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा डाइवर्ट किया गया। और आज बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अलग अलग पीएसयूज की तरफ से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिलवाया गया यूपीए की सरकार के दौरान। तो एक के बाद एक लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लेकर बीजेपी ये निशाना साध रही है कि यूपीए के समय में सोनिया गांधी ही राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष थी। उनकी स्थिति उस समय पर क्या थी, क्यों वो पैसा वहां पर डाइवर्ट किया गया, इस पैसे के डाइवर्जन में उनका क्या रोल था, ये सारे सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। तो इस पर भी बात होगी। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज दंगल में होंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनवा देते हैं जेपी नड्डा का बयान। $130 करोड़ का देश जानना चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ट्वीट करके राहुल गांधी फाउंडेशन के विषय पर प्रश्न उठाए थे। आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। और इस परिवार का हम सब जानते हैं एक ही तरीका है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजीव गांधी फाउंडेशन को आज 2019 में 100 करोड़ का कॉर्पस एज ऑन इवैल्यूएटेड ऑन 2019। मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन के नाम पर वह जमीन करोड़ों की परपेचुअल लीज पर कैसे दी गई? Why was it given and why was it selected only to be given at such a costly place on a perpetual lease? यह भी देश जानना चाहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 100 करोड़ रुपए इनको 1991 के बजट में दिया। उसके बाद कंटिन्यूअस मिनिस्ट्रीज ने, वेरियस मिनिस्ट्रीज ने इनकी फंडिंग की, पीएसयूज ने फंडिंग की। बट नाउ द पीपल ऑफ इंडिया वांट्स टू नो दैट व्हाई द अकाउंट्स ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन रिफ्यूज फॉर द CAG ऑडिटिंग। क्यों ऑडिटिंग नहीं हुई? व्हाई इट वाज रिफ्यूज्ड? व्हाई RTI वाज नॉट एप्लीकेबल इन राजीव गांधी फाउंडेशन? ये इनके अधिनायकवाद का, ये इनका अहंकार का सूचक है। ये कोविड के कारण या चाइना की जो सिचुएशन है उसके कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास सोनिया जी न करें, क्योंकि भारत की बहादुर फौज सक्षम है देश की रक्षा करने में, देश की सरहदों की रक्षा करने में। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है, मजबूत भी है
और देश के जांबाज हमारे आर्मी के लोग देश की रक्षा करने में सक्षम हैं। उसकी संप्रभुता से लेकर और बॉर्डर्स की रक्षा करने में आवर आर्मी पीपल आर केपेबल। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नरेंद्र तनेजा हैं, हमारे साथ सुप्रिया श्रीनाथ हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ अरविंद वाजपेयी वो एलजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, और राघव चड्ढा हमारे साथ हैं वो एमएलए हैं और दिल्ली जल बोर्ड को प्रतिनिधित्व करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी है, इस पर बात करें नरेंद्र तनेजा जी आपसे। उसके पहले सवाल ये कि कांग्रेस ने कल भी कहा आप लोग बार बार इस इशू को इसलिए उठा रहे हैं ताकि बाकी विषयों से ध्यान हट जाए, चीन पर लोग आपको सवाल पूछना बंद कर दें, क्या वाकई? कोविड पे पूछ रहे हैं, जरूर सवाल पूछे, तो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। अब वो खुद ना पूछे तो हम क्या करें, है ना। लेकिन बिल्कुल हर एक को सवाल पूछे जा रहे हैं, अखबार भी पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं, कुछ पुराने जनरल्स भी पूछ रहे हैं, चाइना भी पूछ रहा है, उसमें क्या है। जिसके जवाब दिए जाने दिए जाएंगे। लेकिन बात यहां पे दूसरी है, ये कह के ये भाग नहीं सकते। चिदम्बरम जी कहते हैं 20 लाख रुपए ले लो, मुंह बंद कर दो, सवाल पूछना बंद कर दो। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? जब ये एक प्राइवेट ट्रस्ट था जिसका परिवार मालिकाना हक जो है उसका वो परिवार के पास था, तो उसमें इतने सारे पैसे बजट में भी दिए गए, मंत्रालय नहीं दिए गए, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का उनका कान पकड़ करके उनसे कहा गया पैसे देने पड़ेंगे। जिसने नहीं दिया उस सीएमडी की खबर ली गई, उसकी खबर ली गई। तो जब ये सब कुछ वहां पे हुआ, एक तरीके से दादागिरी, मैं गुंडागर्दी तो नहीं कहूंगा, है ना, लेकिन ये सब करी गई किस लिए? उस ट्रस्ट के लिए जो कि प्राइवेट ट्रस्ट है। और ट्रस्ट को आपने कहा कि साहब ये तो आरटीआई में भी नहीं आएगा, इसका ऑडिट भी नहीं होगा, इसमें कौन कौन लोग ट्रस्टी थे, उनके क्या क्या विदेशों से संबंध थे, किस तरह के अध्ययन होते, सो अध्ययन के माध्यम से किस तरह पैसा आता था। चीन का एग्जाम्पल आज सबके सामने है। इस अध्ययन के बाद ही गणेश लक्ष्मी भी चीन से आना शुरू हो गए थे भारत में। अब ये हमारे अध्यक्ष जी बड़े संभल के बोलते हैं, एक एक शब्द नपातुला बोलते हैं, आपने सुना उनको, एक एक प्रश्न। हम तो सीधा कह रहे हैं, आपने ये तो कह दिया 20 लाख रुपए वापस कर देंगे, सबके वापस करने हैं, बोलिए आप आज शाम तक कह दीजिए। जो बजट में दिए गए थे आपको वो भी वापस करिए, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके कान पकड़ के आपने पैसे लिए तो वो भी वापस करिए, पब्लिक का जो विश्वासघात करा उसको भी वापस करिए, और जो अब तक छुप के काम करे वो भी वापस करिए। देखिए इस तरह से नहीं हो, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने छुप छुप के काम किया है, आपने छुप छुप के काम किया, रात को काम किया, उससे आप सवाल पूछे जा रहे हैं। आप घबराइए नहीं, 20 लाख रुपए की बात नहीं है, खाली बहुत लंबी चौड़ी रकम है जो देश की जनता की है, उसको वापस कर दीजिए, उसके बाद और सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ओके ओके। सुप्रिया श्रीनाथ, ये कहना कि चीन से ध्यान बटाने के लिए ये सवाल उठाया जा रहा है, ये कहना कि ठीक है हम पैसा वापस दे देंगे तो क्या चीन की सेना वहां से वापस चली जाएगी गलवान से, ये जवाब तो नहीं हुआ ना इस बात का कि राजीव गांधी फाउंडेशन को इन सब से पैसा क्यों दिलवाया गया, पीएससी से पैसा क्यों दिलवाया गया? क्योंकि नरेंद्र तनेजा जी 3 मिनट लगातार बोले थे। मुझे आशा है कि मैं भी अपनी बात रख सकती हूं। जो व्यक्ति भी थोड़ा बहुत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या फाउंडेशन के बारे में जानता है वो ये जानता होगा कि चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो, चाहे इंडिया फाउंडेशन हो, चाहे बीजेपी आरएसएस संबंधित विवेकानंद फाउंडेशन हो, तमामों एनजीओ जो आरएसएस एफिलिएटेड हो वो हो, उन सबको अपनी फंडिंग का सोर्स बताना पड़ता है। उन सबको एटलीस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन ने हर साल अपना आईटी डिपार्टमेंट को अपना पूरा लेखा जोखा, रूपरेखा जो भी प्रोग्राम्स है वो दिया है। और एफसीआरए जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसमें जो फॉरेन फंडिंग आती है वो सबको बतानी पड़ती है, और हमने वो बताई है। और ट्रांसपेरेंसी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को रखते हुए अगर आप आरजीएफ की वेबसाइट पे जाइएगा तो हमारी सारी एनुअल रिपोर्ट्स, सारी फंडिंग डिटेल्स, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। मेरे 2 सवाल हैं। आज आपको पता नहीं लगता है कि नहीं रोहित जी, पर मुझे तो जो टाइमिंग है उस पर बहुत बड़ा शक है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे। आज चीन हमारे घर में घुसा बैठा है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो देशद्रोही हो जाता है, आप फर्जी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने लगते हैं। आप ये नहीं बताते कि डेप्सांग में 15 किलोमीटर सेना, चीन की सेना अंदर आ गई है। आप ये नहीं बताते कि डीबीओ की जो एयर स्ट्रिप है उस पर थ्रेटनिंग है, खतरे में है, कारगिल जैसी सिचुएशन बन गई है। आप किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते। आप 6 साल से सरकार में हैं, आपके पास सारा आंकड़ा है, आप सरकार में हैं, आपके पास एक्सेस टू डेटा है,
आप एक्शन लीजिए। आप हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारी तो हर चीज वेबसाइट पे अवेलेबल है। और जहां तक पीएम रिलीफ फंड की बात है, पता नहीं तनेजा जी ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि आरएसएस की तमाम अफिलिएट्स, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे वो जो उनका है वनवासी कल्याण आश्रम हो, ऐसी तमाम योजनाओं को गवर्नमेंट्स पैसा देती है। गवर्नमेंट्स हमेशा सरकारों को, गवर्नमेंट्स हमेशा एनजीओ को फंडिंग करती है। और यही पीएम रिलीफ फंड ने किया था। सुनामी के टाइम पे 20 लाख रुपए दिया था और चिदंबरम जी ने एक बार भी नहीं कहा है, शायद नरेंद्र तनेजा जी और उनके पार्टी अध्यक्ष इसका सरकाज़म नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा था अगर हम दे दें तो क्या चीन की सेना वापस चली जाएगी। उनका मतलब था कि मुद्दा चीन है, उस मुद्दे से भटकने की कोशिश मत करिए। मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में हूं आज यहां पर पिछले 3 दिन से, और सिर्फ लोग पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। सिर्फ जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्यों उन पर यह कहर बरपाया है। खेती का सीजन चल रहा है, डीजल के दाम इतने ज्यादा है कि किसान रो रहा है। पेट्रोल और डीजल उस पर की बात ध्यान करेंगे आकर्षित करने के बजाय आप ध्यान बटा रहे हैं। आप भी जानते हैं हम उसी के लिए बैठे हैं। आप इतनी ओछी और गंदी राजनीति कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कार्यक्रम के ठीक 5 मिनट पहले वो खत्म हुई है और उन्होंने कुछ बड़े आरोप आपकी पार्टी की सरकार के रहते हुए आपकी पार्टी पर लगाए हैं। आपने कहा सरस्वती शिशु मंदिर को सरकार पैसा देती है, आपने कहा वनवासी कल्याण आश्रम को सरकार पैसा देती है। उनका आरोप कुछ और था। उनका आरोप था कि यह आपका पारिवारिक ट्रस्ट है गांधी परिवार का। सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा यह आपका पारिवारिक ट्रस्ट है गांधी परिवार का। तो ये पीएसयू से जो पैसा आ रहा था ये सब अपनी मर्जी से दे रहे थे या सरकार का डंडा था उनके पीछे कि पैसा दो नहीं तो फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, जिसका इशारा भी तनेजा जी ने अपनी बात में किया। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल पर ही बात होगी। इसका साक्ष्य दे दे तनेजा जी और उनके आका, तो मैं मान जाऊंगी। इसका क्या साक्ष्य है उनके पास? खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब सारा देश देख रहा है आप अनर्गल बातें इधर उधर की कर दीजिएगा तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैंने तो सिर्फ एक बात रखी है, अगर कोई गलती है तो आप केस करिए, आप उस पर एक्शन लीजिए। आपको पता है कि लेखे जोखे में कोई गलती ही नहीं है, आपको पता है आपके पास कोई केस ही नहीं है, तो आपके पास एक्शन लेने के लिए क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो खड़े होकर। अरे साक्ष्य है, आपके पास सारा डेटा है, सीआरए के पास सारा डेटा है, लेट द होम मिनिस्ट्री टेक एक्शन। वो आप करिएगा नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप इतनी ओछी बातें कर ही रहे हैं तो लुटियंस दिल्ली में चाणक्यपुरी जैसी जगह पर विवेकानंद फाउंडेशन को 10,000 करोड़ की जमीन सरकार ने कौड़ियों के दाम में इनफैक्ट लीज पर दे दी। उस पर उनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, पैसा कहां से आया? ये सवाल भी तो उठने चाहिए। लेकिन क्या आज ये सवाल उठाने का टाइम है या चीन से लड़ने का टाइम है? घुसपैठ पे आंसर देने का टाइम है। एक आशंका और डर का माहौल बना हुआ है देश में। दिल्ली में बैठकर शायद लोगों को पता नहीं चल रही है। नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए फटाफट। 10 सेकंड। देखिए जितनी भी चैरिटेबल नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनीज होती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये सुप्रिया जी को बोल रही है नॉन स्टॉप, इनसे करिए चुप हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भाषण देने में लग गई। देखिए दूसरी बात ये है, दूसरी बात देखिए मैं तो ऐसे बोलता नहीं हूं, आप बोलती रहिए। फिर अगर आप भूल गई है कैसे बहस की जाती है ना, तो अलग बात है। सुनिए, आपको मैंने सुना है ध्यान से। देखिए प्रश्न इस बात का है, आप चीन भी पहुंच गई, आप यहां भी पहुंच गई, वहां भी पहुंच गई, आप एक चीज भूल गई कि आपकी जो फाउंडेशन है वो पब्लिक की आम भाषा में, यूपी की भाषा में जिसको बोलते हैं बपौती है, वो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक संस्था का नाम बताइए एनजीओ का जिसमें नेशनल बजट में पार्लियामेंट में खड़े होकर के उसको इतना बड़ा अमाउंट दिया गया हो। बताइए, एक संस्था का नाम लेके दिखा दीजिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैं आपको नाम बताता हूं जिसका आपने कान पकड़े, मैं आपको उन लोगों को पेश कर दूंगा जिन लोगों के कान और हाथ मरोड़ के आप लोगों ने उनसे पैसा लिया। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो विदेशों में भी है, कंपनियां भी हैं, जहां से आयात भी होता है, उसके बाद उसके लोगों के साथ आपने काम किया। देखिए, जितना आप बोल रहे हैं आपको जानकारी नहीं है, जितना ये गंदगी का सेसपूल है, आप बोलिए इसको, हम मदद करेंगे आपकी। पूरे देश को पता लगेगा आप लोग क्या क्या काम करते हैं। अब जरा आप दोनों को रोकते हुए, पूरे देश को पता लगेगा। आप दोनों को रोकते हुए एक चीज बताते हुए मैं बीच में आ रहा हूं। सुप्रिया एक सेकंड, सुप्रिया जी एक सेकंड, तनेजा जी आप भी। अब आप दोनों को रोकते हुए अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि आज लगातार 21वां दिन है देश में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं हर दिन। कभी 15 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 25 पैसे, कभी 14 पैसे। ये करते करते पेट्रोल डीजल दोनों के दाम 80 रुपए के पार, और 80 के दाम पर दोनों पेट्रोल डीजल जिनमें अंतर हुआ करता था देश की राजधानी में बराबर आज दिखने लगे। नरेंद्र तनेजा आप पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं, अब जरा मुझे यह बता दीजिए, आज साफ गोई से बताइएगा एकदम, क्या तैयारी है सरकार की कि 100 रुपए का बेचना है पेट्रोल और डीजल?
और अगर ये राजीव गांधी फाउंडेशन का घोटाला, जिसको आप घोटाला कह रहे हैं कि इन्होंने यहां से पैसा डाला, वहां से पैसा डाला, इधर से डाला, उधर से डाला, ये नहीं डाला होता इन्होंने, तो पेट्रोल डीजल सस्ता होता आज। नहीं, दो अलग विषय हैं रोहित जी। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। आप देखिए बीच में नॉन स्टॉप बोलती हैं, अगर ये बोलेंगे मैं चुप हो जाया करूंगा, फिर आप दर्शकों को इनकी मधुर आवाज सुनाइएगा। इनको लगता है इनकी आवाज बहुत मधुर है, सुनिए। पेट्रोल डीजल के नाम पे जवाब बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया, देखिए अनुराग जी, राघव और वाजपेयी के पास जाऊंगा, बोलिए। रोहित जी, प्रश्न ये है, क्या आज जो पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरे देश में, और जिसकी मुख्य वजह, मैं कोई बात छुपा करके नहीं कर रहा, जिसकी मुख्य वजह यह है कि केंद्र सरकार के टैक्सेस भी हाई हैं, राज्य सरकारों के हाई, दोनों के हाई हैं। राज्य सरकारों के बढ़े हुए टैक्सेस है और इसकी वजह से ज्यादा है। क्या ये तर्कसंगत है? जवाब है बिल्कुल नहीं है। क्या ये कीमतें ज्यादा है? बिल्कुल सही बात है, कीमतें ज्यादा हैं। क्या ऐसा कोई विकल्प है कि इनकी कीमत कम कर दी जाए, अर्थात राज्य सरकार भी टैक्सेस कम कर दें, केंद्र सरकार भी टैक्सेस कम कर दे, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? क्या ये तरीका दोनों के पास उपलब्ध है? तमाम राज्य सरकारें, विभिन्न राजनीतिक दलों की, केंद्र सरकार, क्या ये संभव है? क्या ये एक ऑप्शन है? थोड़ा सोचा जा सकता है, थोड़ा विचार किया जा सकता है। क्या ऐसा ऑप्शन है जो बड़ी आसानी से हो सकता है? 31% रेवेन्यू जो है वो केंद्र सरकार का कम हुआ है, कई राज्य सरकारों का 35% कम है। ऐसे हालात में, जबकि कोविड का मसला चल रहा है, चीन का मसला चल रहा है, कांग्रेस ने भी हमला बोल रखा भारत के ऊपर, ऐसे में क्या एक विकल्प है? ये देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा विकल्प आपके पास नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, दोनों मिलकर काम करें, 2-4 रुपए का फर्क आ सकता है। लेकिन ये बात सच है, तेल महंगा है, ये बात सच है, डीजल महंगा है। एक्साइज बढ़ाई थी तो राज्यों से पूछ के बढ़ाई थी क्या सर? जो अब आप कह रहे हैं कि राज्य मिलकर हमारे साथ कर लें तो थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं दोनों। आज आप बीजेपी एक्सपर्ट ज्यादा हो गए, पेट्रोलियम एक्सपर्ट कम हो गए सर। क्योंकि मुझे याद है बहुत अच्छे से 2012-13 तक जब पेट्रोल के दाम पे आपको हम बुलाते थे पेट्रोलियम एक्सपर्ट के तौर पे, तो आप ये तरीके बताते थे कि कैसे सस्ता बेचा जा सकता है पेट्रोल। अब आप ये जस्टिफाई करते हैं बैठ के कि क्यों महंगा है पेट्रोल। रोहित जी बात सुनिए, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से भी बैठा हुआ हूँ, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो एक्साइज कलेक्शन है और एक्साइज जो टैक्स लगता है, क्या उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत कटौती की जा सकती है? आप 2 रुपए कटौती कर देंगे। राज्य सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, आप देखिए राजस्थान 38% वैट लगा दिया, ऊपर से सेस भी लगा दिया। कांग्रेस, हो सकता है उनके पास कोई सीक्रेट फार्मूला हमको दिखा दे, हम उनसे सीख लेंगे। महाराष्ट्र सरकार, जब बंबई में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं और उसके ऊपर सेस भी लगते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा फार्मूला है? वो करते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये प्रश्न नहीं है। टैक्सेस परसेंटेज पे लगते हैं, एड वैलोरम लगते हैं, केंद्र के तो फिक्स्ड होते हैं। और जो एक्साइज बढ़ाई गई थी वो एक्साइज नहीं थी, रोड, क्योंकि कोविड के बाद से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसे की कमी हो गई थी वो उसके लिए लिया गया था और उसी के लिए प्रयोग हो रहा है। खुली किताब है सब कुछ खुली किताब है। मतलब लेकिन आज जो है केंद्र या राज्य विकल्प बहुत ज्यादा नहीं। जो मैंने सवाल आज आपसे उठाया है कि 100 रुपए का होगा पेट्रोल डीजल तभी मानेगी सरकार, मतलब आप लोग उसी तैयारी में हैं? नहीं, देखिए प्रश्न, सरकार कीमत तय नहीं करती है। पेट्रोल डी कंट्रोल कर दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डीजल डी कंट्रोल का फैसला उन्होंने किया था। दोनों फैसले कांग्रेस ने किए थे, सरकार के अधीन नहीं है। कांग्रेस ये सवाल पूछ ही नहीं सकती। दोनों डी कंट्रोल्ड है और डीजल को डी कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन हमने किया था, लेकिन फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया था, जिसको जानकारी नहीं है उसको बहस नहीं। आपके पास आते हुए आप कह रही है मैं महाराजगंज में हूं, मैं यहां पर देख रही हूं हर रोज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा होगा आपने, कल लाठियां भी पड़ी उनको, लखनऊ में भी जगह जगह वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वजह है कि पेट्रोल डीजल के दाम, जबकि आप खुद मान रही हैं कि जनता को चुभ रहे हैं, आप लोग सरकार को उस तरीके से घेरने में, पकड़ पाने में कामयाब नहीं हो रहे कि वो पेट्रोल के दाम कम करने पर या कंट्रोल करने पर मजबूर हो? 21 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं दाम। रोहित जी, इसमें भी विपक्ष को ही घेरिएगा या इसमें सरकार से सवाल होगा? सबसे पहले तो भाजपा को इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि वो सरकार में है, वो अब विपक्ष पे नहीं है। चीजें अगर गलत होंगी, चीजों का अगर जवाब चाहिए होगा तो सरकार से ही पूछा जाएगा, विपक्ष में नहीं है भाजपा। भाजपा 6 साल से सरकार में है। और जहां तक नरेंद्र तनेजा जी ने एक बात कही कि कोविड के बाद ऐसे हालात बन गए, उसका सिंपल सा आंसर यह है कि कोविड के बाद तो चलिए लगातार दाम बढ़ते गए, जबकि इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जब कंजम्पशन गिरता है, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए चीजों के दाम कम करने चाहिए। इकोनॉमी 101 तो इनके यहां किसी को आती नहीं है, वो भूल जाइए। जो 2014 से 2020 तक 12 एक्साइज ड्यूटी की हाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है और 20 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, वो तो कोविड के पहले से ही चल रहा था।
डीरेगुलेटेड है पेट्रोल डीजल, इन्होंने डीरेगुलेट किया, चलिए कोई बात नहीं। अगर तेल महंगा होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ेगा, अगर कम होगा तो उसको कम देना चाहिए। अगर हम उसको कम नहीं अभी भी ज्यादा दिला रहे हैं तो कहीं पर तो अनैतिकता है सरकार की। क्यों हम मिडिल क्लास को, क्यों हम गरीबों को, क्यों हम किसानों पर इतना कहर बरपा रहे हैं? अरे आपने उनसे ऊंचे वक्त में ऊंचे दाम लिए, अब जब दाम कम हो गए तो उनसे कम दाम लीजिए। 2004 अगस्त में वही कच्चे तेल का दाम था जो आज है $40 पर बैरल से नीचे। तब हम 36 रुपए पेट्रोल के देते थे, 24 रुपया डीजल का देते थे और 261 रुपया एक एलपीजी सिलेंडर का देते थे। आज 80 से ऊपर पेट्रोल डीजल के लिए दे रहे हैं और लगभग 600 रुपए एलपीजी सिलेंडर के लिए दे रहे हैं। थोड़ा सा रुकते हुए, कोरोना का सहारा थोड़ा सा रुकते हुए छुपिए। अनुराग भदौरिया को जरा चर्चा में ले आए वापस। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो देखिए आ रही है आपकी आवाज़। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज जिस तरह की हालत किसानों की हुई है, शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि किसान की बुआई, सिंचाई, कटाई और ढुलाई, इसमें उन्हें ट्रैक्टर की, थ्रेशर की और ट्यूबवेल की जरूरत पड़ती है जिसमें डीजल लगता है। अनुराग, डीजल अनुराग मेरी आवाज आ रही है, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आ रही है। आप लोग तो डंडे भी खा रहे हैं। कल लखनऊ में देखा हमने, पुलिस ने काफी लाठियां बरसाई पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, बोलिए अपनी बात, पहले आप बोल लीजिए, फिर राघव चड्ढा के पास और वाजपेयी जी के पास। मैं अपनी बात कह लूं, आपने देखा होगा किसान की बुआई, सिंचाई, कटाई और ढुलाई, चारों चीज़ों में किसान को ट्रैक्टर, थ्रेशर और उसको जरूरत पड़ती है ट्यूबवेल की। अगर ये और सारी चीज़ें ये चलती हैं डीजल से। डीजल महंगा करोगे तो अब किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, किसान रोने लगेगा। वैसे ही किसान पहले से आत्महत्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनकी इनकम वैसे ही उसकी लागत नहीं मिल रही है। आप किसान विरोधी भी हो गए, इसके साथ आप मध्य वर्ग विरोधी भी हैं, क्योंकि मध्य वर्ग जो व्यक्ति है वो उसकी जरूरतों की जो सामान है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, चाहे वो दूध हो, सब महंगा हो जाएगा। क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो वो जरूरतों के सामान महंगे हो जाएंगे। तो आप एक्चुअली आप मध्य वर्ग को ही परेशान कर रहे हो। अनुराग एक सेकंड, जरा राघव को भी ले आए चर्चा में, क्योंकि बार बार जब ये सवाल उठा कि पेट्रोल डीजल के दाम दिल्ली में बराबर हो गए हैं, तो ये कहा गया कि दिल्ली की सरकार ने तो खुद ही वैट बढ़ा दिया था। तो दिल्ली की सरकार ने वैट बढ़ा दिया था, इसलिए आज ये स्थिति हो गई है। राघव चड्ढा, मुझे अच्छे से याद है, बात पूरी कर लो रोहित जी, मेरी अरविंद केजरीवाल का भाषण था, बहुत चर्चित भाषण है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि मैं पूरी नहीं हुई, रेवेन्यू सर्विसेज का अफसर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स का अफसर रहा हूं, मैं जानता हूं कहां कैसे टैक्सेशन किया जाता है, कहां कैसे पैसा बनाया जाता है, कहां कैसे काला धन हो जाता है, अफसर खा जाते हैं, इसलिए पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है। 33-31 रुपए कम से कम सस्ता हो सकता है पेट्रोल, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं दिल्ली में इतना सस्ता पेट्रोल डीजल? रोहित जी मेरे राघव, रोहित जी मेरी बात, देखिए रोहित जी मैं बीते 20 मिनट से लगभग मैं अपनी बात रखना चाहूँ। देखिए मैं बीते 20 मिनट से कांग्रेस और भाजपा की तू मैं सुन रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा समय दे तो ये मैं विषय विस्तार से रखना चाहता हूँ, विषय मेरे हृदय के बड़ा करीब है। पहली चीज तो यह है, जब केंद्र में मोदी सरकार बनी 26 मई 2014 को, तो उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया और अच्छा निर्णय लिया, मैं उनकी तारीफ भी करता हूं। वो निर्णय यह था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का जो भाव होगा उसी के हिसाब से हिंदुस्तान के घरेलू खपत के लिए डीजल और पेट्रोल का भाव होगा। उन्होंने पूरी डायरेक्ट लिंकेज कर दिया, अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेगा तो हिंदुस्तान के अंदर डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम घटेगा तो डीजल पेट्रोल का दाम घरेलू खपत के लिए घटेगा। याद है आपको, मोदी जी ने एक बार भाषण भी दिया था कि मैं तो नसीब वाला हूं, मैं नसीब लेकर आया। जब मेरी सरकार बनी तो $112 प्रति बैरल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट था, वो 112 से घटकर 32, 35, 40 पे आ गया और आज से 2 महीने पहले तो $1 प्रति बैरल पर रेट आकर खड़ा हो गया था। यानी कि इतनी बड़ी गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में आ गई, यानी कि भारत सरकार का बड़ा कई हजार करोड़ों का फायदा हुआ। लेकिन यह फायदा इनकी नीति के तहत जो जनता के पास जाना चाहिए था वो फायदा नहीं गया। इन्होंने हर बार बीते 6 सालों में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर वो फायदा जनता को नहीं दिया, जनता की जेब पे डाका डाला और अपना एक 20 लाख करोड़ का खजाना बनाया। 20 लाख करोड़ 2016-17 में के भाषण देना बजट था। विपक्ष में रहते हुए, प्रतिपक्ष में रहते हुए, सरकार में ना होते हुए बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आपके ऊपर वही जिम्मेदारी आ जाती है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है और पता लगता है कि नहीं साहब चीजें तो वैसी करनी पड़ेगी, इसीलिए आपको भी मजबूरन वैसी करनी पड़ रही है। जैसी तनेजा जी कह रहे हैं, मैं थोड़ा साहब हम तो कोविड से भी आपके ही पैसे से लड़ना है, चीन से भी आपके ही पैसे से लड़ना है, सड़क भी आपके ही पैसे से बनानी है जो पेट्रोल डीजल पर आप देंगे टैक्स।
नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा गणित का विद्यार्थी रहा हूं, तो आंकड़ों से आपको समझाना चाहूंगा। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। हो सकता है कि कोविड के दौरान हर राज्य और केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं रेवेन्यू शॉर्टफॉल आई है, हमारे राज्य में भी आई है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि बीते 21 दिन में 21 बार डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया जाए। यह आपने अपने दर्शकों को बताया था अभी शुरुआत में, बीते 21 दिनों में 21 बार ड्यूटी बढ़ाकर डीजल और पेट्रोल के दाम आपकी तरह मतलब एक ही बार बढ़ा दें? मैं बता, आपकी तरह एक ही बार बढ़ा दें? नहीं, मिलके एक चीज तय क्यों नहीं कर लेते आप लोग कि ठीक है यार 100 रुपए कर देते हैं अपन सब मिलके, सारे राज्य मिलके? मुझे बोलने दीजिए बात नहीं है रोहित जी, मुझे बोलने केंद्र को प्रस्ताव दे दीजिए। आप लोग तो वैसे ही बहुत सलाहें सुझाव प्रस्ताव देते हैं। मैं 20 मिनट से मैं भी तो लगातार आप ही से पूछ रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बैठा हुआ था और मेरे से चर्चा नहीं हुई। अभी वाजपेयी जी का तो नंबर भी नहीं आया। ठीक है, अब मैं अपनी जवाब दे देता हूं। जब केंद्र में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपए 20 पैसे थी। वो 3 रुपए 20 पैसे से आज 31 रुपए हो गई है। 6 साल में केंद्र में बैठी सरकार ने 3 रुपए 20 पैसे से 31 रुपए बढ़ा दिया। यानी कि आज जब आप और मैं अपनी गाड़ी में 80 रुपए का लीटर डीजल या पेट्रोल भराने जाते हैं, तो उसमें 31 रुपए हम केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी का देते हैं, जो मोदी सरकार बनने से पहले मात्र 3 रुपए। एक बार सारे पक्षों को सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। आप ही के पास आऊंगा और कहां जाना है? जवाब तो आपको ही देना ना सबका। और पेट्रोलियम एक्सपर्ट तो भाई आप ही थे सबसे पहले, उसके बाद ही सब लोगों को समझ में आया ना कैसे जस्टिफाई करना है। आप ही को सुन लीजिए, एक बार फिर आप बोलिए, राघव पूरी कीजिए बात फटाफट। देखिए अभी देश, रोहित जी, देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। चीन के साथ हमारा एक प्रकार से विवाद चल रहा है, कोरोना की महामारी है, और ऊपर से हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगारी चरम पर है और अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत बुरी हालत में है। कोरोना से पहले भी थी और कोरोना के बाद और खराब हो गई है। इस समय लोगों की जेब पे इस प्रकार से 21 दिन में 21 बार डीजल पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ाकर डाका डालना केवल असंवेदनशीलता और निर्ममता केंद्र में बैठी मोदी सरकार की दर्शाता है। कोई 820% चलिए ठीक है, अब एक बार वाजपेयी जी बोले, उसके बाद तनेजा जी और सुप्रिया दोनों वेट कर रहे हैं अपनी बात रखने का। पूरी दुनिया में कभी 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई क्या? वाजपेयी जी, अब जरा सीधे सीधे तौर पर, क्या 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेचने की कसम हो गई है सरकार की? क्या चीन का जो भी तनाव चल रहा है, कोरोना का जो भी लड़ाई देश लड़ रहा है, वो सारी पेट्रोल डीजल से ही तैयारी पूरी होनी है? ये तय कर लिया सरकार ने, और कर लिया तो बताने में दिक्कत क्या है? फिर बता दीजिए कि देशभक्ति के नाम पे देना आपको ये पैसा पेट्रोल डीजल का। हेलो हेलो वाजपेयी जी, अरविंद जी, अरविंद जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, माफी चाहता हूं, कुछ लगता है तकनीकी गड़बड़ है। मेरा सवाल तनेजा जी जो मैंने आपसे पूछा, क्योंकि वो आपके पार्टनर ही हैं, सरकार का हिस्सा है, सीधे सीधे कह दीजिए ना देश से कि भाई ठीक है 100 रुपए लीटर देंगे, पेट्रोल भी डीजल भी, और बराबर रखेंगे। रोहित जी, पॉलिटिकल डिबेट का बदलाव नहीं करेंगे होता है। पॉलिटिकल डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि तथ्य गलत पेश करे जाए। तथ्य गलत पेश किए जाते हैं, वो गलत होता है। ये आपकी जो रिसर्च टीम है, बोलिए, राघव चड्ढा जी ने जो कहा सारे तथ्य गलत थे। उन्होंने कहा रोजाना ड्यूटी बढ़ाई गई है। आप रिसर्च टीम से बोलिए ये झूठ बोल रहे हैं, और इनका फोटो लगा करके बताइए ये झूठ बोला इन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने आकर के प्राइस जो है उसको डीकंट्रोल कर दिया और जो कीमत अंतरराष्ट्रीय उसके तय कर दिया। बीजेपी ने नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। राघव चड्ढा अखबार पढ़ा करिए ध्यान से, यह उनका फैसला था। और कीमत का तय का क्या फार्मूला था, यह आपने नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। कीमत का फार्मूला यह था जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत है, कच्चे तेल की नहीं, जो पेट्रोल की कीमत है उसके हिसाब से भारत में पेट्रोल की कीमत होगी, जो डीजल की है उस हिसाब से, कच्चे तेल की नहीं। एक फार्मूला था। जो नहीं चीज पता है मुझे फोन कर लीजिए, मेरे पास आपका नंबर है, आपका मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। टीवी पर आकर के झूठ बोलने से गलत होता है, वो ठीक नहीं होता। आपने ये कहा कि 18 दिन से रोज ड्यूटी बढ़ाई गई है। आपने ड्यूटी दिल्ली में बढ़ा दी होगी, बाकी केंद्र ने तो नहीं बढ़ाई। क्या आप रोज बढ़ा रहे हैं ड्यूटी?
क्या आपको ये नहीं पता ड्यूटी के अंदर और जो कंपनी बढ़ाती है क्योंकि दाम बढ़ गया उसमें अंतर होता है? आप तो सीए करे हुए हैं, और कहां से सीए करे? अगर कहते हैं अंतर नहीं होता तो मुझे जरा बता दीजिए आपने सीए कहां से किया, मैं उनसे बात कर लूं। देखिए ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। पॉलिटिकल डिबेट जीतना अलग बात होती है, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तथ्य का मसला है। आम आदमी भी परेशान है, मैं भी भुगता हूं पेट्रोल डीजल का। ठीक है सर, ठीक है, इसलिए जो है तथ्यों पे बात करनी चाहिए। एक बार सुप्रिया से बात कर लें आगे प्लीज। ठीक है सर, ठीक की बात हो रही है रोहित जी, उस सारी बात का एक मुद्दा है पिछले साल। सर एक सेकंड ना तनेजा जी, अब मैं जरा सुप्रिया जी से कमेंट ले लूं। सुप्रिया जी, मसला यह है कि जब आप सरकार में थे, जब यूपीए की सरकार थी, जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे सवाल उठते थे, आप लोग भी ऐसे ही आंकड़े दिखा के चुप कराते थे। यही नरेंद्र तनेजा आप पर सवाल उठाते थे उस समय और तरीका बताते थे कि कैसे कम हो सकता है तेल का दाम। आज वो जस्टिफाई करते हैं क्योंकि वो सरकार में है और आप सवाल उठाते हैं। हर मामले में ऐसा ही होता है क्या? चीन के मामले में भी यही होता था। आज आप उनके ये बयान याद दिलाते हैं कि भाई ये देखो चीन के समय में ये क्या कर रहे थे, पेट्रोल के समय में ये क्या कर रहे थे। क्या केवल पोजीशन बदल जाती है, परिस्थितियां वही रहती हैं, आम जनता को वैसे ही पिसना रहता है? नहीं रोहित जी, हर मामले में ऐसा नहीं होता है। हम स्मृति ईरानी जी जैसे अशोभनीय काम नहीं करते थे कि प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि औरत के लिए चूड़ियां सशक्ति की निशानी है। हम वो काम नहीं करते। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स काटकर कॉर्पोरेट्स को करीब करीब 2.5-3 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया, और आम आदमी के लिए आपको सारे फिस्कल मैथ और फिस्कल डिसिप्लिन याद आ जाता है। आज आप आम आदमी की जेब में हाथ डाल रहे हैं, तब आपको वो कॉर्पोरेट टैक्स कट याद नहीं आ रहा है। तो उस कॉर्पोरेट टैक्स कट से ना निवेश बढ़ा ना उपभोग बढ़ा। आज आपके डीजल की ज्यादा कीमतों से सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, अभी बस के टिकट बढ़ेंगे, रेलगाड़ियों का टिकट बढ़ेगा। और एक बात मैं रोहित जी साफ कर देना चाहती हूं कि टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियां देती है, और इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स को इसलिए बुरा कहा जाता है क्योंकि वो गरीब से गरीब आदमी और हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी एक ही लेवल पर देता है। इसीलिए एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा आज कोई चारा नहीं है। एक चीज तो आप मानेंगे, एक चीज तो आप मानेंगे 6 साल में कि केंद्र के टैक्स के अलावा राज्यों के अपने टैक्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप लोगों को वाकई इतनी ज्यादा चिंता है, आपको लगता है कि देश की जनता पिस रही है, इतनी परेशान है, कमाई नहीं हुई, इकोनॉमी बैठ रही है, तो क्या आपके राज्यों की सरकारें, जहां आप हर जगह कोशिश करते हैं, ये दावा करते हैं कि हम तो अलग मिसाल पेश कर रहे हैं, क्या आपके राज्यों की सरकारें तेल के दाम कम करके मिसाल नहीं पेश कर सकती? एक मॉडल नहीं दे सकती लोगों को कि करके देखिए। पंजाब में, राजस्थान, महाराष्ट्र में कम कर दीजिए। मैं बोल लूं, मेरे लिए सवाल था। अगर आप नरेंद्र तनेजा आज ही करा दीजिए सुप्रीम जी। मेरी मधुर आवाज को बात करी थी ना आपने। अरे बिल्कुल जी, आपकी बहुत अच्छी आवाज है। अरे मधुर आवाज बोलने दीजिए, अब सुनिए थोड़ी मधुर वाणी। जरूर सुप्रिया जी, बोलिए बोलिए। और जरा टैक्स कम करा दीजिए आज रात से, देखें वो कांग्रेस आपकी बात सुनती है या नहीं। शांत रहिए। अब मुझे मेरा सवाल रोहित जी ने शायद मुझसे किया था या सुप्रिया श्रीने से किया था, नरेंद्र तनेजा जी से किया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं अभी। मुझे ऐसा लगता है मुझसे किया था। खैर, जो आप बात रोहित सरडाना जी कर रहे हैं, नरेंद्र तनेजा जी से बोलिए अपने दिल पर हाथ रखें और पूछे कि जब 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किया गया था तो किस पार्टी ने कहा था पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाइए, जिससे कि उसमें समानता आए पूरे देश में, देयर शुड बी वन प्राइस पूरे देश में। यह किस पार्टी ने कहा था और इसको किसने बता दें। आज आप वैट की बात करते हैं, कोविड के टाइम पे हमने देख लिया कि कैसी जीएसटी का भुगतान भी नहीं किया था केंद्र सरकार ने। बताइए, ठीक है, बताइए, इसलिए हमें बताइए सर, ठीक। सुप्रिया ओके, आप जवाब देते हैं ना, आप ही का सवाल दीजिए। आपका सवाल है दिल पर। सुप्रिया जी, आप ही का सवाल था ना, अब ठीक है, ओके जवाब सुनिए। ओके सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप ही का सवाल है ना, ठीक है। तनेजा जी भाई दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, बोलिए। अरे सुप्रिया जी, अब आपने पूछ लिया ना सवाल, अब जवाब तो ले लीजिए कम से कम, जवाब दीजिए तनेजा। सुप्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब जीएसटी आया पहले दिन कहा था हम चाहते हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जीएसटी में आ जाए, इसके लिए हमने संविधान में संशोधन भी कर दिया। और इसका सबसे बड़ा विरोध पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस ने किया है। आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप मुझे पंजाब के मुख्यमंत्री से कहलवा दीजिए, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहलवा दीजिए, वो सपोर्ट करते हैं। सुप्रिया जी, आपकी करके आप बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, है ना? मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं,
आप करवाइए उनसे, आप ही लोग मुसीबत कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं। अब आप टॉपिक चेंज कर दिया, आप जम कर दिया, आपने टॉपिक चेंज कर दिया। अरे टॉपिक चेंज मत करिए, अभी मैंने कहा कि हमारा प्रपोजल था ये, हमने तो संविधान में संशोधन भी कर दिया, आप साथ नहीं दे रहे, आप विरोध कर रहे हैं, आप नहीं चाहते। मुझे केवल एक बात जाननी है, प्लीज आप दोनों का झगड़ा एक तरफ, सर प्लीज प्लीज प्लीज। सुप्रिया जी एक सेकंड, पढ़ लिख के आइए। सुप्रिया जी ऐसे नहीं होता है बहस। एक सेकंड तनेजा जी प्लीज, रिक्वेस्ट नहीं होती है। एक सेकंड सुप्रिया जी प्लीज ना, सुप्रिया जी वर्चुअल रैली करिए ना, वहां नारा लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ प्लीज एक एक करके बोल लीजिए, अच्छा नहीं लगता आप सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं ना, तो किसी को समझ में आएगा कि कौन क्या कहना चाहता है। एक सेकंड अनुराग, जरा मैं अरविंद वाजपेयी जी को ले आऊं। अरविंद वाजपेयी जी रह गए बीच में, अरविंद वाजपेयी जी की बात मैं सुन नहीं पाया ठीक से। हाँ भदौरिया जी एक सेकंड। अरविंद वाजपेयी जी, अनुराग भदौरिया जी कितने परेशान हैं, हालांकि पता नहीं कल वो निकले थे कि नहीं निकले थे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता निकले, सबको डंडे पड़े वहां पर। यूपी की सरकार ने उठा के जेलों में ठूस दिया उनको, देर शाम तक बैठा के रखा थाने में, ये पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग साथ हैं इसमें? वाजपेयी जी, भदौरिया जी प्लीज, भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया प्लीज, अच्छा नहीं लगता फिर आवाज डाउन करनी पड़ती है, चिल्लाने से नहीं होता ऐसे, रुक जाइए पहले आराम से बैठिए, आपकी बारी आएगी फिर बोलिएगा। या चिल्लाने से नहीं होता है, केवल चिल्ला के दिखाना चाहते हैं कि हमने तो कमाल कर रखा है, हम जनता के साथ खड़े हुए हैं। आपकी बारी में आप लोग क्या कर रहे थे सबको नहीं पता क्या? उस समय आप लोगों ने क्या किया था नहीं जानते क्या देश के लोग? हमने डीजल पेट्रोल इसलिए हम बैठ के चिल्ला के केवल नंबर बना लेना कि हम लोग ही हैं केवल देश की जनता का इच्छा वाले, ये सबको नहीं पता क्या? एक्साइज ड्यूटी कम की थी, तुरंत लेकर साइकिल निकल पड़ते हैं क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह है। अगर साइकिल आपका चुनाव चिन्ह नहीं होता तो इतने में कितनी साइकिल चलाते आप? पेट्रोल के दाम महंगे होने पर यहाँ पे क्यों नहीं अपना टैक्स कम करते? स्टेट का अधिकारों में समाजवाद चलता है आपका, उसके बाद आप दावा करते हैं लोगों के साथ कि हम तो जनता से जुड़ी पार्टी है। मिल जाएगी, बट ये भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है। चाइना का असली मुद्दा है। आपको मालूम है ना आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में एक नारा चल रहा था। अब ठीक है चिल्लाते रहिए, फिर चिल्लाते रहिए, ठीक है। अब आवाज डाउन नहीं, उत्तर प्रदेश में नारा था, उत्तर प्रदेश, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी की आवाज डाउन करना, लेकिन आप लोग चिल्लाएंगे। उत्तर प्रदेश में नारा था समाजवाद बाबू आउडी में बैठ के आई, समझे? ये नारा था, इसलिए आपकी साइकिल वापस नहीं चल पाई दोबारा। ये लोगों के कहने के बावजूद कि अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री, प्लीज अब छोड़ दीजिए उस बात को, अब वो समय निकल चुका है। अब जरा अरविंद वाजपेयी, जनता की इस तकलीफ में आप लोग साथ हैं या नहीं है? और नहीं तो फिर सीधे सीधे सरकार क्यों नहीं कह देती देश की जनता से कि भाई जो देशभक्त है वो 100 रुपए का तेल खरीदेगा? सीधी सी बात, ये हमारा पैमाना है देशभक्ति। 100 रुपए का तेल खरीदोगे तो देशभक्त कहलाओगे, नहीं तो नहीं। बोलिए वाजपेयी जी। भदौरिया जी आप चुप नहीं होंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, प्लीज। अरे मैं तो चुप, बोलिए वाजपेयी जी। वाजपेयी जी से संपर्क कट गया। तनेजा जी देखिए, आपकी अपनी सहयोगी पार्टी का संपर्क कट जा रहा है बार बार। कहीं ये तेल के मुद्दे पर ही तो नहीं है ऐसा कि उनके भी विचार आपसे अलग हो पेट्रोल डीजल पर? नहीं, देखिए पहले ये जो कहा जा रहा है हमने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी है। देखिए हमने गांव-गांव में रोजी गांव-गांव में बिजली, आज सिंचाई के लिए जो किसान है वो 100% डीजल पर निर्भर है। लगता है इनका पुराना टेप चल रहा है 10 साल पुराने का। हमने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी है। आज 38% जो जगह है वहां पे जो इरिगेशन हो रहा है तमाम जगह, इवन उत्तर प्रदेश के अंदर, वो डीजल पे नहीं हो रहा। सौर पंप पहुंच चुके हैं, बिजली के पंप पहुंच चुके हैं, और जो इलाके वहां भी बिजली पहुंच रही है। हमारा डीजल और पेट्रोल के दाम आप चाहते हैं कि बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसान डीजल से नहीं काम चला रहा तो डीजल भी महंगा होगा। नहीं, आज की जो सप्लाई की बात है, डीजल की कीमत बढ़ती है, उससे और चीजों की कीमत बढ़ती है, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। लेकिन आज के हालात के अंदर वो 100% इन्फ्लेशनरी है, वो भी तथ्य नहीं है। अर्थशास्त्र मुझे भी आता है, मैं अर्थशास्त्री हूं पेशे से, लेकिन इसलिए जो मेरा ये कहना है, जो बात कीमत बहुत ज्यादा है, तकलीफ दे रही है, मुझे भी हो रही है, मैं मान रहा हूं उस बात को, कौन मना कर रहा है? एक्साइज 2 रुपया कम कर दी जाए, राज्य सरकारें 2-2 रुपया कम करें, मुझे लगता है विचार करना चाहिए। मैं अपनी सरकार से कह रहा हूं विचार करिए, और मैं चाहूंगा सुप्रिया जी कांग्रेस को बोले करिए ना सर, कौन रोक रहा है? विचार करिए। मतलब ये आज तक बुलाएगा गोलमेज कॉन्फ्रेंस या सरकार बुलाएगी? नहीं, आप भी बुला सकते हैं। लोकतंत्र में सबका अपना भूमिका, आपकी भूमिका काम अहम नहीं है। हमने तो बुलाई लिया, आज देखो आप सुप्रिया जी की कम नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हम प्रयास बुलाते तो आप कहते हो कि टीवी में थोड़ी ना फैसले लेना चाहिए। नहीं, फैसले जो ऐसे ही लिए जाते हैं लोकतंत्र के अंदर।
हम अपनी बात कह रहे हैं, सुप्रिया जी अपनी बात करिए, मेरा कहना है कांग्रेस आगे आए, हम आगे सब, अब जो जहां कर सकता है करना चाहिए। देखिए क्या 2-3 रुपए की राहत प्रति लीटर हम दे सकते हैं, मुझे लगता है इसमें विचार होना चाहिए। मैं केंद्र से भी कह रहा हूँ, आके जहां जहां राज्य सरकार है उनको बोलिए, अगर इनके पास कोई नया आइडिया। राघव चड्ढा वो राज्यों की तरफ देख रहे हैं कि राज्य जो है वो रास्ता दिखाएं, वो कोई मॉडल खड़ा करें, राज्य बात करें तो हम भी फिर थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाएं। तो बढ़ाइए ना राघव जी, थोड़ा कदम आगे, थोड़ा सस्ता कराइए, राहत दीजिए लोगों को। थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं भी राहत देता हूँ। देखिए पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे को अशिक्षित कहा, अज्ञानी कहा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ये भी कहा, न जाने क्या क्या कहा। हो सकता है मैं अज्ञानी हूँ, अशिक्षित, ये आपके शब्द, लेकिन मैं इतना भी अज्ञानी नहीं। अच्छा चलो नहीं कहा, तरह के शब्द बोल के सत्ता में मैंने एक भी बात नहीं कही, मैंने दूसरी बात। अच्छा मैं हो सकता है कि भाषा बोलना और सिंपैथी पब्लिक, ये आप लोगों का काम है। अच्छा मेरी जवाब तो सुन लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा ठीक, पढ़े लिखे हैं, सत्य बोलिए। तनेजा जी इसमें क्या होगा, मुद्दा रह जाएगा जो मैंने नहीं कहा, तनेजा जी इसमें असली मुद्दा रह जाएगा। जनता को इससे कुछ नहीं लेना कि आप में से कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन पेट्रोलियम का मास्टर है, किसका अपना पेट्रोल पंप है। जनता को इस बात से मतलब है कि आप जिन राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उनकी सरकारें हैं, उनके हाथ में है फैसले। इसलिए प्लीज इन बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, असली मुद्दे पे रहना चाहिए। ओके राघव, बात नहीं हूं, विषय डीजल पेट्रोल है, विषय मैं नहीं हूं बहस का, डीजल पेट्रोल है। और मैं बताना चाहूंगा जो राज्यों पे सवाल खड़ा करते हैं कि 26 मई 2014 को, जब आज से 6 साल पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, तब डीजल 55 रुपए का बिका करता था, आज 80 रुपए का बिक रहा है। यानी कि लगभग 25 रुपए की उछाल इसके दामों में आई है। अब ये 25 रुपए में से कितना केंद्र सरकार सब्सिडाइज होता था, 25 में से वो कितने, सब्सिडाइज था, 25 में से वो डिटेल जो मनमोहन सिंह ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो सब्सिडाइज था। क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझे जवाब तो देने पता होना चाहिए अंतर क्या होता। अपने समय में वो सब्सिडाइज था, राघव चड्ढा आप सीए हैं, वो सब्सिडाइज कंट्रोल में फर्क होता है। तनेजा जी ऐसे बहस थोड़ी, आप जितनी देर बोले वो सुनते रहे ना आपकी बात, तनेजा पर जवाब, तनेजा जी वो आपकी बात सुनते रहे, से बहस होगी क्या? बीच में बोलना तो उचित नहीं है ना। क्या बेचैन क्यों बीच में बोलते हैं? ये शांत क्यों नहीं बैठ सकते? देखिए क्या है ना, दिक्कत ये है, इसको जोड़ दें, परेशानी है। अब सुन लीजिए, परेशान है, कहां से शांत बैठे, सुन लीजिए। अब देखिए रोहित जी, जब 55 रुपए का मई 2014 में बिकता था डीजल, आज 80 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 25 रुपए का उछाल आया है। 25 में से कितना रुपए राज्य ने बढ़ाया और कितना केंद्र सरकार ने बढ़ाया, इसका हिसाब कर लीजिए। आपको पता लगेगा कि 23 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाया और 2 रुपए अन्य राज्यों ने बढ़ाया। 23 रुपए जिस सरकार ने बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के दाम अपने 6 साल के कार्यकाल में, क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? और मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं आपके चैनल पे, ये घोषणा करके जा रहा हूं आज कि आज से लेकर बिहार चुनाव आते आते ये रोजाना रेट ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, और बिहार चुनाव से ठीक पहले रेट में कटौती कर चुनाव में वोट खरीदने के लिए सरकार केंद्र में बीजेपी की है, लेकिन घोषणा दिल्ली की सरकार के नेता कर रहे हैं कि बिहार चुनाव तक रोज तेल का दाम बढ़ता रहेगा। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये जनता का विषय है, आप सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता को चुभ रहा है, आप सब लोग ये कहते हैं कि जनता की तकलीफ है इसलिए हम उठा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों के हाथ में जहां जहां अपने राज्य है वहां कोई भी 2 कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। कम से कम एक कोई उनमें से कदम पीछे खींचे तो दूसरे पर दबाव पड़े, और दूसरे पर दबाव पड़े तो वो भी मजबूर हो कि जनता को राहत दे के दिखानी है, केवल टीवी पर जाकर तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दंगल के आखिरी पड़ाव पर। आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।